हेलो हाय नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव आप सभी के समक्ष एक नया इंटरव्यू लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक एनसीईआरटी का आरआई सीरीज चलाऊंगा, जिसमें मैं गाइडेंस की एक सीरीज चलाऊंगा, जिसमें मैं अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं जैसे आई टाइप के, बीएड के, एमएड के और जो यहाँ से डिप्लोमा जो हमारा डीसीजीसी का होता है वो परस्यू कर रहे हैं, उनके उनसे पर्सनल हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। उनकी कौन कौन सी, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनसे हम इंटरेक्शन करके पूछेंगे। तो पिछला जो वीडियो था वो मैंने आपको पता है दिव्यांशु पर करवाया था, जो कि आईटेप का स्टूडेंट था। उन्होंने आपको कंप्लीट आईटेप से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, कि आरआई क्यों बेस्ट है, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, आरआई के फायदे क्या है, यहाँ का करिकुलम कैसा है, उनका अनुभव क्या रहा है, जितनी भी बातें हो सकती है। अगर वो आपने नहीं वीडियो देखा है तो जाके जरूर चेकआउट करें। ये वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, गाइडेंस सीरीज वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं रितिका शर्मा, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर की छात्र हैं और ये हमारी जूनियर है। तो इनके साथ अब मैं ये भी बता दूं कि ये पहली गर्ल्स हैं जिनके साथ कोई मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, और इनका भी ये पहला इंटरव्यू है। तो सबसे पहले तो मैं रितिका को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। तो आपको धन्यवाद रितिका। थैंक यू सो मच सर, यू टू। तो सबसे पहले रितिका आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। Hello all and hello sir. This is Ritika Sharma and I'm from Uttar Pradesh. I have completed my graduation from Chaudhary Charan Singh University and currently I am the student of RIE Ajmer, B.Ed first year. ओके, रितिका कोशिश करना कि जितना हमारा कम्युनिकेशन हो वो हिंदी में हो, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो हिंदी भाषी है, तो हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं। चलिए ठीक है। सबसे पहले तो चलो, आपने अपना इंट्रो दे दिया, थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे चैनल से आप कैसे जुड़ी रही और कितना आपको हमारे चैनल से लाभ पहुंचा, और क्या सच में सर आप, क्या जब क्या सच में आपने हमारे चैनल पे विजिट किया, कुछ आपको उससे मदद मिली या नहीं, उस पर थोड़ा क्लिक। यस सर। सर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो मेरे दिमाग में ही था कि मुझे बीएड में जाना है। तो मैं सर्च कर रही थी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपी बीएड जेई के बारे में ही सुना था, मुझे आरआई के एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे मैं यूपी बीएड जेईई एंट्रेंस के बारे में जैसे मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो उसमें ऐसे होता है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में सर्च करते हैं तो नीचे उससे सिमिलर एग्जाम्स के बारे में वीडियोस आती हैं। तब जाके सर मुझे यूट्यूब से ही मुझे आरआई के एग्जाम के बारे में आपके चैनल के थ्रू ही पता चला था। मैंने उसमें पूरी डिटेल वीडियो देखी, आरआई का एग्जाम होता है, ऐसे एनसीईआरटी के भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बीएड कराते हैं। एजुकेशन के फील्ड में पूरे इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट हैं। फिर सर मैंने धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू योर चैनल आई एक्सप्लोर, मैंने सभी चीज़ें वहाँ से पता की। और सर आई एम हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रितिका ने बताया कि उन्हें आरआई के बारे में कहाँ से पता चला, तो हम इस चीज के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हमारी वजह से किसी को मदद पहुंची। देखिए, मेरा जो चैनल है वो बेसिकली मैंने छोटा मोटा अपना चैनल इसीलिए बनाया था क्योंकि जब मैं खुद यहाँ की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी आरआई की इधर उधर से खबरें मिली थी। कोई भी ऐसा प्रॉपर चैनल नहीं था जो तरीके से कहीं से कंप्लीट बातें बताएं। तो इसी चीज को देखते हुए फिर मैंने अपना छोटा सा चैनल बनाया, और मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स तक गाइडेंस पहुंचे, वो और नए नए अफसर जान सकें, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उतना ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। आप मोस्टली देखोगे लोग ड्यू जानते हैं, जामिया जानते हैं, बीएचयू बीएड को जानते हैं, ये तीन चार नाम ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जानते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको डायरेक्ट एनसीईआरटी रन करती है, देश के 5 एजुकेशन का आईआईटी बोला जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को आप बताओगे तो वो बोलते हैं ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ये कहाँ है। तो ये वाली चीज है। तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरी वजह से किसी को लाभ पहुंचा और कई सारे लोगों को पहुंच रहा है। तो इसी कड़ी में फिर मैं अगला प्रश्न आपसे ये करूंगा रितिका, हालांकि मैंने कई बार ये बता चुका है कि आरआई ही क्यों। तो रितिका से जानते हैं, आपको क्या लगता है रितिका, आरआई से ही बीएड क्यों करना चाहिए, और आपको ऐसा क्या आरआई में दिखा जिसकी वजह से आप आरआई में? ओवर टू यू। जब मैं आरआई के बारे में एक्सप्लोर कर रही थी, जान रही थी कि तो सर सबसे एंड कैंपस एनवायरमेंट कैंपस सर यहाँ का ये सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी। फिर मैंने सर और एक्सप्लोर किया, आई केम टू द लाइब्रेरी विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस ऑफ आरआई। और सर प्ले ग्राउंड, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी स्पोर्ट्स में आपको एक्सप्लोर मिल जाएगा अच्छे से। कैंपस की ब्यूटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो स्पेशली इन द मॉर्निंग। तो सर दैट्स व्हाई आई चूज आरआई एंड एज इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। मतलब सर ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट है जिसमें से आप एक में पढ़ रहे हो सर। दैट्स व्हाई। इसके अलावा भी देखो, रितिका ने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें उन्हें अच्छी लगी।
इसके अलावा मैंने आपको कई बार ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्यों आरआई को आपको चुनना चाहिए, क्यों अपनी विकल्प की सूची में सबसे ऊपर रखना चाहिए। उसके कई सारे प्रमाण मैंने पहले ही आपको दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आसान भाषा में यही कह सकता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता है कि एम्स, इंजीनियरिंग में जाना है, हर एक फील्ड में एक सर्वोच्च संस्थान होता है, एक टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन होता है। उसी प्रकार से एजुकेशन फील्ड में जितने भी एनसीईआरटी के आरआई हैं, जो देश भर में 5 अभी रन हो रहे हैं, जिसमें से आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई शिलोंग, आरआई मैसूर, ठीक है, इस प्रकार से 5 आरआई हैं हमारे, जिनमें से एक आरआई अजमेर है, जहां से मैं बीएड परस्यू कर रहा हूँ। मैं सेकंड ईयर में हूँ और इसका फर्स्ट ईयर में है। तो इन्होंने बताया। इसके अलावा कुछ भी आप देखें, चाहे टैग की बात हो, फीस की बात हो, करिकुलम की बात हो, टीचर्स की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो, एनवायरमेंट की बात हो, या कितनी भी चीजें जो जो आ सकती हैं, वो सारी की सारे पॉइंट्स यहाँ हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आरआई को आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और इसमें सीट्स भी आपको पता है बहुत लिमिटेड है, 110 सीट्स टोटल होती हैं 2 ईयर बीएड के लिए खासकर, ठीक है। तो उसमें से भी स्टेट वाइज डिवीजन होता है, कैटेगरी वाइज डिवीजन होता है, तो कॉम्पिटिशन ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से एडमिशन मिल जाता है। कुछ छोटे जो स्टेट्स हैं वहां पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल साबित होता है लोगों के लिए। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गई ये वाली बात। अब बाकी कई लोग ये भी पूछते हैं कि कंपैरिजन करने लगते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, जैसे ड्यू है, जामिया है, बीएचयू है, तो उनकी तुलना में ये क्या है। तो देखिए, हर चीज से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्यू से आप कर रहे हो तो वो खराब है, या बीएचयू से कर रहे हो तो नहीं, ठीक है, वो भी अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ एजुकेशन में ही, यहाँ सिर्फ एजुकेशन ओरिएंटेड चीजें ही चल रही हैं, ठीक है। आप ये देखो, यहाँ पे आईटेप प्रोग्राम हो रहा है, बीएड हो रहा है, एमएड हो रहा है, डीसीजी से हो रहा है, सारी एजुकेशन रिलेटेड चीजें हैं। और उन लोग वहां पे एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है, वो 75 चीजें करवाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आसान शब्दों में एक एजुकेशन का आईआईटी कहा जा सकता है, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर है, तो इसको आप प्राथमिकता अवश्य दें। अगला क्वेश्चन रितिका से हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने लगभग 1 साल का, 1 साल तो अभी नहीं, 7 से 8 महीने जो भी आपके बीते हैं, 7 से 8 महीनों का आपका अनुभव क्या रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा, उस पर बताइए थोड़ा सा। सर सबसे पहले तो एग्जाम दिया, एंट्रेंस हुआ, सिलेक्शन हुआ, देन एडमिशन के लिए आए, काउंसलिंग हुई। सर काउंसलिंग के दिन से ही मैंने यहाँ शुरू कर दिया था रहना, और मैं पहली बार ही घर से बाहर निकली तो एडजस्टमेंट में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे धीरे सर सब कुछ एडजस्ट हुआ। देन हमारी इंटरनल्स हुई, फिर हमारी वर्किंग विद कम्युनिटी प्रोग्राम हुआ, जिसमें पूरी क्लास से इतना इंटरेक्शन हुआ कि मन लगना शुरू हो गया, यहाँ पे एडजस्टमेंट होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि यस नाउ आई एम इन आरआई, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि सर वो कॉपरेशन इंटरेक्शन आप तभी सीखते हो जब आप ग्रुप में वर्क करना सीखते हो। वो सर वर्किंग विद कम्युनिटी से आया। सभी लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब सर वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे बीएड में यहाँ आरआई में होता है। फिर वर्किंग विद कम्युनिटी के बाद सर हमारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, लर्निंग टू फंक्शन एज अ टीचर करके, जो हमारे पास होता है। उसके बाद इंटर्नशिप हुआ सर, और अभी वो हमारा प्रिपरेटरी टाइम चल ही रहा है एग्जामिनेशंस का। तो सर अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इज अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आपने जिक्र किया 2 एक्टिविटीज जो आपकी हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, एक हो रहा है वर्किंग विद कम्युनिटी और एक आपका 1 महीने की प्री इंटर्नशिप जैसे कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए, आपको ये पता है कि वर्किंग विद कम्युनिटी वाला जो प्रोग्राम है ये सिर्फ आरआई में ही कराया जाता है, कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है? यस सर। तो क्या नहीं, लगता यस है सर। आपको, क्या लगता है कि करिकुलम में इसको रखने से क्या बेनिफिट है, एक टीचर के लिए क्यों ये जरूरी हो? सर टीचर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरों से इंटरेक्ट करना। सर हम वर्किंग विद कम्युनिटी में जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरियाज में हमें लेके जाया जाता है, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आपको एक डाटा कलेक्ट करना होता है पर्टिकुलर किसी भी इसके लिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलता है आपको। आप जाके वहाँ पे उस एरिया में जाके कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे। हमारे पास टीचर्स हमारे साथ होते हैं, तो सिर्फ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट मेन चीज मुझे लगती है। बात करना आप सीखते हैं, अपनी बातें समझाना आपको सीखते हैं। तो सबसे पहले जब मैं गई थी कम्युनिटी में, जो मेरे पास क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में जब मैं लोगों से बात कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं उन्हें अपना कुछ समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं पूछ क्या रही। धीरे 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 समझा, मैंने समझाया तो मैंने डेवलप, विच इज मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं लोगों से इंटरेक्ट करके उन्हें समझा रही हूँ कि मैं पूछना क्या चाह रही हूँ उनसे। और बहुत अच्छा बताया। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि करिकुलम में बेसिकली ये वर्किंग विद कम्युनिटी का जो प्रोग्राम है ये इसलिए भी ऐड किया जाता है ताकि जब आप एक टीचर बनते हो तो ये टीचर सेंसिबिलिटीज आपके अंदर डेवलप किया जाए। क्योंकि जब आप किसी स्कूल में पढ़ाओगे तो जब एक क्लास में आप पढ़ाओगे ना, तो वहां पे जो 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं वो उसी सोसाइटी से निकले हुए बच्चे हैं।
तो आपको सोसाइटी को समझना आना चाहिए कि समाज कैसे काम करता है, अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग प्रॉब्लम से निकल के बच्चा वहां पे आया है। तो जब आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व होगे, देखोगे कम्युनिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उतने बेहतर और इफेक्टिव टीचर बन सकते हो, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो उन्हीं प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं जो आप अभी समाज में देख रहे हो। वो उन्हीं गांवों से, उन्हीं गलियों से निकल के बच्चे आते हैं। तो आप इन सारी सेंसिबिलिटीज को इस प्रोग्राम के थ्रू जब आप सीखते हो, तो आप एक बेहतर इंक्लूसिव एजुकेशन वाली क्लासरूम बना सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर क्लास में 4 बच्चे या 2 बच्चे बहुत कमजोर हैं, तो आपको पता होगा कि हो सकता है कि इसके परिवार में वो अच्छी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही, उसके फादर या मदर हो सकता है बहुत लो इनकम पे काम कर रहे हैं, उसकी जीवन यापन मुश्किल से चल पाता हो, क्योंकि आप समाज को देख चुके हो, महसूस कर चुके हो। तो ये बहुत अच्छा है। बाकी आप इंटर्नशिप जो आपकी 1 महीने हुई, वो कैसी रही, उससे आपने क्या सीखा, वो कितनी रही, उस पर थोड़ा सा अनुभव बताइए। यस सर। सर प्री इंटर्नशिप में सबसे पहले रियल लाइफ क्लासरूम में जाना, और सर रियल लाइफ क्लासरूम का एक्सपीरियंस जो होता है सर वो सबसे बड़ा होता है। एज वी आर दी प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, हम एक भावी शिक्षक हैं, बनने वाले शिक्षक हैं सर, उसके लिए हमें रियल लाइफ क्लासरूम को जानना, समझना और हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सर कहना आसान है कि टीचर बनना बहुत आसान है, पर सर टीचिंग इज नॉट अ इजीएस्ट टास्क। जब आप रियल लाइफ क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें अपनी चीजें समझाते हैं, तो फिर भी सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं कुछ बच्चे, और उन्हें फिर भी आपको समझाना है, वो टास्क बन जाता है आपके लिए एक। तो सर मैंने ये चीज़ सीखी। फिर सर जैसे कि आपने अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, हमारी एनईपी भी यही फोकस करी है कि आपको इंक्लूसिव बनाना है अपने क्लासरूम को, इंटरैक्टिव बनाना है, इंगेजिंग बनाना है जितना आप बना सकते हैं। सर यहीं पे मैंने क्लासरूम में, मेरी क्लास में 1-2 मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी थे, मतलब वो मेंटली अनस्टेबल था बच्चा, वो सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था। मेरी उस जहाँ पे मेरे जिस स्कूल में मेरी इंटर्नशिप हुई थी, वहाँ पे मुझे क्लासरूम मिला था साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए, एज आई एम फ्रॉम पीसीएम। तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मैं पढ़ा रही थी, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया, 1-2 हफ्ते के बाद जब मैंने उस बच्चे की प्रोग्रेस को देखा, मतलब उस बच्चे ने भी आंसर करना शुरू किया, मतलब मेरे लिए सर ये अचीवमेंट नहीं थी कि मैं जो समझा रही हूँ पूरी क्लास को समझ आ रहा है। सर मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो बच्चा खड़ा होकर आंसर दे रहा है, क्योंकि सर मैंने जो पढ़ा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा, जो भी कंसेप्ट पढ़ा, मैंने वो इंप्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश की सर, वहाँ पे जितना सर मैं कर सकी मैंने वहाँ पे पूरी कोशिश की। और सर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उस बच्चे ने आंसर किया, ही वॉज ट्राइंग टू राइट एंड लर्न। दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, मतलब मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर मेरा प्री इंटर्नशिप का, और मेरे हिसाब से ये होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा रहा। आपने देखो, ये जो प्री इंटर्नशिप आपकी 1 महीने की कराई जाती है, बेसिकली इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जब आप सेकंड ईयर में 4 महीने की जेएनवी इंटर्नशिप पे जाते हो, तो आप एकदम से असहज ना हो, क्योंकि वो वहां पे जब आप जाओगे आपको 4 महीने पढ़ाना है, तो आपको बुनियादी चीजें ना सिखाना पड़ेगी। आप ये गलतियां कर रहे हो, आप खड़े ऐसे खड़े हो, आप सही से नहीं लिख पा रहे हो, जो आप धीरे बोल रहे हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी गलतियां हैं वो आप यहीं पे सुधार लो। पहला कारण। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पे आपको आसपास के लोकल स्कूलों में जब भेजा जाता है, तो आप कुछ कुछ चीजें रिलेट कर पाओ, प्रैक्टिकली समझ पाओ। जैसे आपने बताया कि आपने उस बच्चे को समझा पाया, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है। आपको लगता है कि हाँ, जो चीजें हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करने का एक मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा चलिए, तो कुल मिला के आपका अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा मैं थोड़ा सा प्रोसेस की बात करूंगा। आपका अनुभव जो एग्जाम का था, एग्जाम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इस साल का भी जो एग्जाम का फॉर्म है वो भी, इस साल बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब आएंगे, पूरे कमेंट भरे हुए हैं कि फॉर्म सर कब आएंगे। तो मैंने उनको बताया भी कि फॉर्म आपके हाई चांसेस है कि अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाए, लेकिन मई में आपके 100% फॉर्म आपको दिख जाएंगे। मई जून के आसपास आपका एग्जाम हो जाता है, और जुलाई अगस्त छोड़ के लगभग सितंबर के आसपास आपकी काउंसलिंग होती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें डिले चलती हैं, आराम से टाइम लेते हैं लोग, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा कुछ भी कह सकते हो। तो अब सवाल ये आ जाता है कि जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म आने वाले हैं, तैयारी के लिए उनके मन में बहुत सवाल होगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या आता है, कैसे आपने प्रिपेयर किया। पहले तो अपना बताइए कि कोई भी जो नया बच्चा बिगनर है वो किस तरीके से तैयारी करे ताकि वो अच्छे नंबरों के साथ एडमिशन ले ले, और आपने कैसे प्रिपेयर किया। सर सबसे पहले तैयारी करने के लिए अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, जैसे कि हमारे जूनियर्स आएंगे, तो सर सबसे पहली चीज़ यही है, अगर आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले सर एग्जाम को समझना जरूरी है। सबसे पहले सर एग्जाम को देखना जरूरी है, उसे एनालाइज करना जरूरी है। सर जैसे हमारी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सीईई एनसीईआरटी, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनसीईआरटी, उस वेबसाइट पे जाएंगे, तब सर वहाँ पे हमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ऐसे करके हमें तीनों वहाँ पे नीचे लेवल्स दिखेंगे। तो बीएड के लिए हमें जाना है लेवल 2 पे, वहाँ पे ऑप्शन होगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स फॉर दिस। तो सर मैंने सबसे पहले यही किया था, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर गई थी, लेवल 2 क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड किया था, मैंने उन 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखा था प्रीवियस, कि क्या है कैसे पैटर्न को समझा। फिर से मैंने डिकोड किया कि देयर आर 3 सेक्शंस,
रीजनिंग एबिलिटी होती है, उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। फिर मैंने देखा कि क्या मैं कर पा रही हूँ, मतलब उसमें जो रीजनिंग एबिलिटी में वो मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा कर लेते हैं कि हाँ हो जाएगा। फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला होता है जिसमें इंग्लिश कवर होती है आपकी टोटल, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड होती है जो कि आपकी नया होता है बिल्कुल, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप अब तक ग्रेजुएशन तक आप ये नहीं पढ़ते। आप इस ईयर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद अब आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए हैं कौन कौन से आएंगे। आप उनको पढ़िए, पहले सिलेबस देखिए कि उसमें सिलेबस बिल्कुल डिटेल लिखा होता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपसे ये पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये पूछा जाएगा, एंड रीजनिंग एबिलिटी में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। उन्हें पढ़िए, तैयार कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। सर दिस इज द मेथड कि सबसे पहले पेपर को समझिए, एनालाइज कीजिए एंड देन गो फॉर इट। तो पहली चीज तो आपने बताई कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चेकआउट करने चाहिए, लास्ट ईयर के उनको ओवरव्यू करो, उनको सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व अभी ना भी करें तो एटलीस्ट उनको डाउनलोड करें, ओवरव्यू हो जाए कि हाँ पैटर्न कैसा आता है। और मॉक टेस्ट की अभी कोशिश नहीं करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम टाइम पे। बाकी मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा। थोड़ा सा यस। पहला आपने प्रीवियस ईयर की बात इन्होंने करी, बिल्कुल ठीक है, ओवरव्यू करो आप। मॉक कोई भी अभी बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना, वहां से मिल जाएंगे अगर नहीं आप जा पा रहे हो। उसके बाद तीसरा काम, सिलेबस भी इनका ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सिलेबस आप डाउनलोड करके अपने पास रखो, से या तो लिख के या प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अब हमारे 3 सब्जेक्ट एंट्रेंस में आते हैं। लैंग्वेज इन्होंने बताया, दूसरा रीजनिंग। लैंग्वेज में हमारा इंग्लिश आती है, फिर रीजनिंग आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 35, और जो हमारा एक और टॉपिक था, सॉरी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के 35, रीजनिंग के 35, इंग्लिश के 20। तो 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 160 मार्क्स का हो गया। 1/4 की आई थिंक नेगेटिव मार्किंग होती है। और 2 घंटे का आई थिंक टाइम होता है रितिका, या 3 घंटे शायद। यस सर, 2 आवर्स। टू सर 2 आवर्स आवर्स होते हैं, और सर 35 क्वेश्चंस नहीं सर, 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, एंड सर 30 थर्टी क्वेश्चंस। थर्टी हाँ, 35 30 नहीं। 30 20। ठीक है, 30 रीजनिंग, यस। 30 टीचिंग एप्टीट्यूड, 20 इंग्लिश, 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 160 मार्क्स के हो गए। 2 घंटे का टाइम होता है, 1/4 की नेगेटिव होती है। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे कि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कहाँ से तैयार करें, तो आपने इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करी थी जो 20? सर मैंने सब यूट्यूब से पढ़ा था। मैंने सब यूट्यूब से ही पढ़ा था। और सर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मैंने जो बहुत सारे टॉपिक्स थे, वो ऐसा होता है कि हम थोड़ा पढ़ चुके होते हैं पहले, तो हमें बस थोड़ा सा उनमें डीप देखना होता है, एनालाइज करना होता है कि हमारा एग्जाम कहाँ तक पूछ रहा है। जैसे टॉपिक सिमिलर होते हैं वो, पहले जो हम पढ़ चुके होते हैं, 10th 12th तक जो अपनी बेसिक ग्रामर पढ़ चुके होते हैं, टॉपिक्स सिमिलर होते हैं उनसे ही। बस थोड़ा सा उन्हें डीप एनालाइज करना पड़ता है कि हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन वो किस लेवल तक का पूछ रहा है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। तब आप पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कीजिए, एंड यूट्यूब पे तो अनंत ज्ञान है सर, टॉपिक डालेंगे आपको मिल जाएगा, एंड बस पढ़ने की देरी होती है। सेम ऐसे ही रीजनिंग में होता है। रीजनिंग में भी हमारे पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, आप उन्हें पढ़िए। सर रीजनिंग में मेन चीज होती है वो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। समझिए, ट्रिक देखिए, एंड देन प्रैक्टिस। नेक्स्ट सर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें सर आपकी अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा गेम होता है। उसमें पूछता है सर कि थोड़ी सी चीजें सर, जैसे एनसीएफ होता है, एनईपी होता है, इनमें तो आप ये है कि समझ के आपको बस करना है। पर सर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपके क्लासरूम में ये सिचुएशन हो जाए तो आप ये कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपका कोई क्लासरूम में कोई बच्चा चीजें नहीं समझ पाता, उसमें 3-4 ऑप्शन देंगे ऐसे ऐसे करके, तो सर वहां होता है कि आप चीज को समझ के तुरंत आप कैसे डिसीजन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन से ट्रिकी होते हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, और जो आपको दिखाते हैं कि यस आपको सच में ये टीचर बनना है, आपको टीचर बन के आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि हाँ इसकी फुल फॉर्म ही हो गई, परत की फुल फॉर्म ही हो गई, वो फिक्स है। बट जो क्वेश्चन ट्रिकी है वो आप तभी जब आप टीचर अपने आप को ज्यूम करेंगे, तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो बहुत अच्छे से रितिका ने आपको बताया, मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ। पहले आप प्रीवियस पेपर्स देखें, उनका ओवरव्यू करें। प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, वो आपको एकदम लास्ट में लगाने जब आपकी डेट आ जाए, 10-15 दिन पहले। सिलेबस अभी से डाउनलोड कर लो, चैप्टर वाइज तैयारी करो। ठीक है, जैसे मान लो आपका इंग्लिश तैयार है तो उस पर टाइम नहीं देना है। रीजनिंग आपकी वीक है या कुछ भी है, उन टॉपिक्स को प्रॉपर यूट्यूब पे देखो, अगर जरूरत है तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। कॉन्सेप्ट, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स टेक्निक्स हैं वो, ठीक है, वो लिख लो, उनको बार बार रिवाइज करो। रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सिंपल है, रिवीजन करना है जितना ज्यादा हो। मैराथन आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे। वहां से आप प्रिपेयर करो और लास्ट टाइम पे जितना भी हो सके आप रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अपने लेवल पे जहां तक मैं हो पाएगा, मैं भी इसी चैनल पे आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, जितना हो पाएगा कोशिश करता हूँ। अगर समय रहा तो मैं भी कंप्लीट तैयारी इस साल करवाने की सोच रहा हूँ, लास्ट ईयर तो नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो और बाकी जनरल जो चीजें आप पढ़ते रहते हो वही सब आता है। लेवल लेवल ओवरऑल मैं बात करूं तो ना बहुत टफ होता है ना बहुत इजी, मॉडरेट टू हार्ड। कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड दिखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। रीजनिंग के भी जहां तक मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, लेकिन आपको यहाँ जॉब नहीं लेनी, यस। एडमिशन लेना है, तो आपका 50-60-70% पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मॉडरेट के आसपास भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाता है।
तो और कुछ ऐड करना है रितिका, लेवल को लेके या कुछ? हाँ सर, बस वो इसकी मार्किंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि इसका जो ओवरऑल मार्क होता है उसका 60% लिया जाता है, एंड 40% जो आप अपनी ग्रेजुएशन में जो स्कोर हम्म। करते हैं उसका लेकर के पूरा ओवरऑल मार्किंग आपकी तब होती है 100%। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि टोटल आपके एंट्रेंस का सिर्फ यस। 60% लिया जाएगा, 100% नहीं। अब जो भी आपने स्कोर किया उसका निकाला जाएगा 60%, और आपका जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स है उसकी टोटल परसेंटेज का 40%, तो 60-40 मिला के 100% में से आपकी मेरिट बनती है। यानी कि अगर किसी के ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में बहुत अच्छे नंबर है तो उसको यहाँ फायदा मिल जाता है। अब बहुत सारे इस पे सवाल उठते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही है, कुछ बोलते हैं गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट की कुछ सीट्स खाली भी रह जाती हैं इसी चक्कर में। ठीक है, क्योंकि एक तो स्टेट कोटा और है, यस सर। स्टेट कोटा के चक्कर में भी सीट्स खाली रह जाती हैं। ठीक है, तो कुछ चुनौतियां हैं। हालांकि जो 2 ईयर बीएड है वो आने वाले कुछ टाइम में बहुत जल्द 2 ईयर बीएड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तो चल रहा है जब तक चल रहा है, लेकिन जो एनसीटी की नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपका सिर्फ आई टाइप जो है वही चलेगा। मैंने आज भी आपको इन्फॉर्म किया था, 4 साल वाला जो आई टाइप बीएड बीएससी बीएड है वही आने वाले फ्यूचर में है। बाकी इंटीग्रेटेड बीएड बिल्कुल खत्म हो चुका है इस साल से। 2 ईयर बीएड ये भी बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपके जूनियर्स हैं या रिलेटिव हैं उनको आप कोशिश करिएगा, 12th में है तो आप इंटीग्रेटेड के लिए ही बताएं जो एनटीए करवाता है। ठीक है।